स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम सीधे चलते हैं 5000 साल पीछे, एक ऐसे हैरत अंगेज खोज की तरफ जिसने इतिहास को लेकर बनी सारी औपनिवेशिक धारणाओं को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सोचिए, लंदन शहर के वजूद में आने से 5000 साल पहले ही इस जमीन पर बेहद उन्नत शहर बस चुके थे। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी खुद को दुनिया का सबसे सभ्य समाज मान रहे थे, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वो चल रहे हैं उसके ठीक नीचे एक ऐसा समाज दफन है जो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा आगे था। तो आखिर इस भूली बिसरी महाशक्ति की खोज हुई कैसे? चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत बड़ी अजीब थी। एक भगोड़े सैनिक और एक अनजान रेलवे प्रोजेक्ट ने अनजाने में इस महाशक्ति को दुनिया के सामने ला दिया। 1820 के दशक में चार्ल्स मेसन नाम के शख्स ने इन विशाल खंडरों को गलती से सिकंदर का किला समझ लिया था। उसके कई दशकों बाद रेलवे के ठेकेदारों ने पटरियों के नीचे बिछाने वाली गिट्टी के लिए अनजाने में इन बेशकीमती प्राचीन ईंटों को कुचल दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 1920 के दशक में व्यवस्थित खुदाई ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के असली पैमाने को पूरी दुनिया के सामने नहीं रख दिया। अब जब ये शहर ढूंढ निकाले गए तो उनकी बनावट ने सबको हैरान कर दिया। आइए इन प्राचीन शहरी कलाकृतियों को करीब से देखते हैं। 4, 2 और 1 का अनुपात। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली गणित नहीं है। हजारों मील के विशाल क्षेत्र में हर जगह भट्टियों में पकाई गई ईंटों का यही बिल्कुल सटीक आयाम इस्तेमाल होता था। ये इनकी आश्चर्यजनक संरचनात्मक एकरूपता को साबित करता है। कमाल है ना? जरा ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां शहर 2 हिस्सों में बटे थे, एक सुरक्षित दुर्ग और एक निचला शहर। यहाँ ठीक 90 डिग्री पर कटती हुई चौड़ी ग्रिड जैसी सड़कें थीं। घरों के अंदर निजी शौचालय थे और सफाई के लिए मैनहोल के साथ बेहद उन्नत भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। और हाँ, 900 वर्ग फुट का वो वाटरप्रूफ महान स्नानघर, वो तो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार ही था। लेकिन इन सब में एक और हैरत अंगेज बात छुपी थी, एक ऐसी बात जो इस समाज को बिल्कुल अलग बनाती है। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मलबे में क्या नहीं मिला, दरअसल वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। जब हम मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी की तुलना करते हैं, तो यहाँ महलों, विशाल मकबरों या हथियारों की बिल्कुल अनुपस्थिति एक अनोखी कहानी कहती है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये एक शांतिपूर्ण समाज था, एक ऐसा समाज जिसका मार्गदर्शन शायद क्रूर शासकों के बजाय व्यापारियों और नागरिक परिषदों द्वारा किया जाता था। और इनकी इस शांतिवादी अर्थव्यवस्था का आधार एक विशेष संख्या पर टिका था, और वो संख्या थी 16। ये अनुपात उनके बेहद सटीक और मानकीकृत पत्थर के बांटों का आधार था। इन्हीं बांटों का इस्तेमाल पूरे साम्राज्य में व्यापार के दौरान निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। वैसे ये नागरिक सिर्फ अपनी जिंदगी काट नहीं रहे थे, बल्कि एक बेहद समृद्ध और आनंदमय जीवन जी रहे थे। उनका खान पान विविध था, जिसमें मसालेदार मांस, मछली और डेयरी शामिल थे। वो शतरंज और पासे जैसे शानदार बोर्ड गेम्स खेलते थे। यहाँ तक कि बच्चों के लिए आधुनिक शैली के मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे, जैसे सीटी बजाने वाले पक्षी और सिर हिलाने वाले बैल। तांबे के दर्पण और हाथीदांत की कंघी से पता चलता है कि उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों का भी गहरा शौक था। तो क्या ये शांति और समृद्धि सिर्फ इनकी आपसी सीमाओं तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। आइए इनके वैश्विक व्यापार पर नजर डालते हैं। प्रकृति पर इनकी महारत वाकई बेजोड़ थी। इनकी उपजाऊ, बाढ़ से समृद्ध नदी घाटी ने इन्हें मानव इतिहास में कपास की खेती करने और उसे बुनने वाली दुनिया की सबसे पहली सभ्यता बना दिया। सिर्फ इस एक अकेले आविष्कार ने इन्हें कपड़ों का एक विशाल वैश्विक निर्यातक बना दिया। गुजरात के लोथल में दुनिया के पहले मानव निर्मित बंदरगाह का उपयोग करके इनके जहाज़ों ने ज्वारीय धाराओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया था। सोचिए, वो आग के स्तंभों की मदद से अरब सागर पार करके मेसोपोटामिया तक जाते थे, जिसे वो लोग मेलुहा कहते थे। वहां से वो कपास और रत्नों के बदले सोना चांदी जैसी अकल्पनीय संपत्ति वापस लाते थे। और इस व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए इनके पास एक ठोस सिस्टम था। खुदाई में ऐसी हजारों खूबसूरत मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिन पर गैंडा या बैल जैसे जानवरों की नक्काशी है। ये मोहरें दरअसल आज के छेड़छाड़ प्रूफ शिपिंग लेबल्स की तरह इस्तेमाल होती थीं।
ताकि कार्गो की सुरक्षा और ओरिजिन की गारंटी दी जा सके। ये इनकी व्यावसायिक समझ और कलात्मक क्षमता की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। इस शानदार सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस पूरी प्रतिभा और संपन्नता के बावजूद लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये आदर्श समाज अचानक बिखरना शुरू हो गया। जो सड़कें कभी बेदाग और साफ थीं, वो कचरे से भरने लगीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया और देखते ही देखते 1800 ईसा पूर्व तक ये विशाल और फलते फूलते शहरी केंद्र पूरी तरह से वीरान हो गए और धूल में मिल गए। लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? देखिए, किसी भी विदेशी आक्रमण का यहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बजाय विद्वानों का मानना है कि नदियों के मार्ग में बदलाव और सूखा, बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़, अत्यधिक वनों की कटाई से होने वाले जलवायु परिवर्तन और शायद किसी भयानक महामारी ने मिलकर इनका पतन किया होगा। खैर, ये शहर भले ही धूल में मिल गए हों, लेकिन उनका असर हमेशा के लिए इस मिट्टी में बस गया। ईंटों से बने वो भौतिक शहर भले ही खामोश हो गए हों, लेकिन उनका सांस्कृतिक डीएनए आज भी हमारे अंदर जिंदा है। जैसे जैसे इनकी आबादी गंगा के मैदानों की ओर बढ़ी, ये लोग अपने साथ अपनी तकनीकें, बैलगाड़ियाँ, चूड़ियाँ, प्रकृति के प्रति अपना आध्यात्मिक सम्मान और यहाँ तक कि योग जैसी प्रथाएं भी ले गए। ये चीज़ें आज भी हमारी आधुनिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन जो सबसे आकर्षक रहस्य इस सभ्यता ने पीछे छोड़ा है, वो है इनकी भाषा। इनकी लिपि में दाएं से बाएं लिखे गए 400 से 500 अलग-अलग प्रतीक हैं, जो आज तक पूरी तरह से अनपढ़े हैं। ये एक ऐसी उलझी हुई और जटिल लिपि है, जिसे डिकोड करने के लिए आज तक दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ सटीक कुंजी नहीं ढूंढ पाया है। तो आज इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए सोचिए, जब हम इनकी ऐसी बेहतरीन शहरी स्वच्छता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विरासत को देखते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है। मानव सद्भाव और प्रकृति के साथ शांति से जीने के ऐसे और कितने गहरे रहस्य अभी भी इनकी प्राचीन मिट्टी की मोहरों में पड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? शायद किसी दिन हमें इसका जवाब मिल ही जाए।